हेलो एंड वेलकम सी साइंस। तो आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियोज। ठीक है, तो ये टॉपिक एक्चुअली क्वांट का सबसे बेसिक टॉपिक है, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक को नहीं समझा अच्छे से, ठीक है, जो मेरे मेथड्स है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और इससे आप लोग रेशियोज पूरा समझ जाओगे। तो रेशियोज जो है वो बहुत एक बेसिक टॉपिक है जो आप लोग ने थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में सीखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप वही कंसेप्ट्स को, जो आपके स्कूल वाले कंसेप्ट्स हैं, जो आपके ट्रेडिशनल कंसेप्ट्स हैं, अगर आप लोग वो कंसेप्ट्स को यूज करोगे ये टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो कि कैट लेवल के प्रॉब्लम्स है, तो आप लोगों को बहुत मुश्किल होगा और 2 मिनट के अंदर तो आपके सम सॉल्व होंगे ही नहीं। तो आज हम लोग रेशियोज देखेंगे और मैं रेशियोज को कैसे समझता हूं हम लोग वो देखेंगे। ओके, तो रेशियोज क्या है? ठीक है, रेशियोज बेसिकली कंपैरिजन है टू थिंग्स का। ओके, तो अगर मैं एक रेशियो बोल रहा हूं, जैसे लेट्स से देयर आर टू पीपल ए एंड बी एंड दे हैव सम अमाउंट ऑफ मनी एंड द अमाउंट ऑफ द रेशियो इन विच दे हैव दैट मनी इज इन द रेशियो let's say A by B, they have money in the ratio 5:4. Okay, तो ये देखो पूरे क्वांट में बेसिकली क्या मैटर करता है। ठीक है, क्वांट क्या है वो हमारा लॉजिक टेस्ट कर रहा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एग्जामिनर क्या देखना चाह रहा है कि ये बंदा जो टेस्ट ले रहा है वो उसके अंदर एक बेसिक अमाउंट ऑफ लॉजिक है कि नहीं, ठीक है, एक बेयर मिनिमम लेवल ऑफ लॉजिक है कि नहीं, लॉजिकल एबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, तो जब हम लॉजिक की बातें करते हैं तो देखो आपको इन्फ्रेंसेस गैदर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं ये एक बेसिक सा रेशियो है, ठीक है, जो आप लोगों ने स्कूल्स में सीखा है थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में, जैसा मैंने आपको बोला, तो ये जो रेशियो है जब तक आप लोग इन्फ्रेंसेस गैदर नहीं करोगे तब तक आप लोग लॉजिकली सम्स को नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो मैं ये सिंपल से रेशियो से, जब जैसे एक कोई भी एक सम है, ठीक है, मैंने वो सम में ऐसा देखा कि a by b इज इक्वल टू 5/4, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली, ठीक है, मैं प्राइम्ड हूं, ऑटोमेटिकली वो a by b इज इक्वल टू 5/4 देखने के बाद मेरे दिमाग में क्या चलता है? पहला इंफरेंस ये चलता है that if A by B they have a certain amount of money with them and that ratio is 5/4, तो वो रेशियो से, ये चीज से मुझे क्या समझ में आता है? पहला इन्फ्रेंस ये है कि देखो ये रेशियो से मुझे ये नहीं समझ में आता है कि A के पास कितना पैसा है, ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता है। सिमिलरली B के पास कितना पैसा है, एग्जैक्ट अमाउंट वो भी मुझे नहीं पता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये जो चीज आपको दी गई है, ठीक है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये आपको बता क्या रहा है, ये इन्फर क्या कर रहा है आपको कि ए के पास, भले मुझे ये नहीं पता है कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पैसा है, लेकिन ए के पास जो भी पैसा होगा दैट विल बी इन द मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, सिमिलरली बी के पास जो भी पैसा रहेगा दैट वुड बी इन द मल्टीपल ऑफ 4। तो सेकेंड इन्फ्रेंस मेरा क्या रहेगा कि B के पास जितना भी पैसा रहेगा दैट वुड बी इन द मल्टीपल ऑफ 4। और जो नेक्स्ट इन्फ्रेंस जो मेरे दिमाग में चलेगा जब मैं ये रेशियो देखूंगा वो ये है कि अगर A के पास 5 रुपीज है तो ऑटोमेटिकली B के पास जितना भी पैसा रहेगा वो एग्जैक्ट अमाउंट मुझे मिल जाएगा। वो कितना रहेगा? 4 रुपीज। अगर A के पास 5 करोड़ रुपीज है तो ऑटोमेटिकली मुझे ये पता चल जाएगा कि B के पास कितना पैसा रहेगा, दैट वुड बी 4 करोड़। ठीक है, तो अगर आपने एक किसी को फिक्स कर दिया तो दूसरा जो B का वैल्यू है वो भी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो ये एक टाइप का कंपैरिजन है। रेशियो क्या होता है? ये एक टाइप का कंपैरिजन है। सिमिलरली जो फोर्थ इन्फ्रेंस मेरे दिमाग में चलेगा वो क्या है? दैट इफ A by B is 5/4 then A plus B would be in the multiple of 5 plus 4 9। ओके, तो जैसे ही मैं कोई भी सम में जब भी मैं रेशियो देखता हूं तो पहला ये चारों चीजें मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में रन होता है। ठीक है,
मैं ये चीज को ऐसा इक्वेशन नंबर 1 में ऐसा मार्क करके ऐसा मैं नहीं जाता हूं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। मैं पहले समझने की कोशिश करता हूं कि वो चीज मुझे क्या बता रहा है। ओके, तो जैसे अगर मैंने ये रेशो या कोई भी रेशो देखा तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, दैट a विल बी इन द मल्टीपल ऑफ 5, b विल बी इन द मल्टीपल ऑफ 4 एंड a प्लस b विल बी इन द मल्टीपल ऑफ 9। और एक इफ एंड देन स्टेटमेंट उधर ही ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा। वो क्या है, इफ a has 5 rupees automatically b will have 4 rupees। if a has 500 rupees तो 500 is 100th multiple of 5, तो we will have 100th multiple of 4 which is 400। ओके, तो अभी यही जो सिंपल सा जो हमारा लॉजिक है, ठीक है, यही सिंपल से लॉजिक के बेसिस पे मैं रेशियोज के सारे सम्स में सॉल्व करता हूं, चाहे वो इजी लेवल के हो या फिर एक्सपर्ट लेवल के, ठीक है। लेकिन यही कंसेप्ट मेरा बेस क्रिएट करता है। ओके, तो अब हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट सम है उसको हम लोग कैसे ये अंडरस्टैंडिंग के हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट सम। ओके, तो लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट सम ऑफ दिस टॉपिक रेशियोज, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो को इधर ही पॉज करो और अपने आप से ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, बिना कोई टाइमर वेमर के साथ, ठीक है। भले एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 2 मिनट, मैक्स 2 मिनट आपको पर क्वेश्चन मिलता है कैट में, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के स्टेजेस में आप लोग टाइमर वगैरह मत लगाओ, सिर्फ ये देखो कि आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं क्वेश्चंस को, ठीक है, आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। ओके, तो अब ये जो क्वेश्चन है, ओके, अगर ये बुक में मैंने ये क्वेश्चन देखा होता, ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझो अगर मुझे नहीं सॉल्व करने आया तो फिर मैं सोल्यूशन पार्ट देखता, ठीक है। तो सोल्यूशन पार्ट जो एक्चुअली होता है वो सिर्फ आपको एक टाइप से आपको सिर्फ उसका आंसर बताता है, ठीक है, लेकिन वो आपको, मुझे नहीं लगता कि, जैसे मैंने भी बहुत सारे बुक्स रेफर किए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुक आपको ये बताती है मतलब कि आप उससे क्या सीख सकते हो, क्योंकि जो मेथड से आपको बुक्स में सॉल्यूशन दिया रहता है वो मेथड्स एक्चुअली लिटरली वो स्कूल के मेथड्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग इक्वेशंस, फॉर्मूलाज, वेरिएबल्स, ठीक है, ये सब हम लोग यूज करते हैं, जो कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में, भले वो कैट लेवल का, एक्सपर्ट लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट हो या फिर वो बेसिक कंपनीज का एप्टीट्यूड टेस्ट हो, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, ठीक है। वो मेथड्स यूज करके आप अगर दिन में 10 घंटा भी अगर आप प्रिपेयर करोगे ना, तो भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर नहीं होगा। ओके, क्योंकि एग्जामिनर क्या देखना चाहता है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में, कि आप लोग लॉजिकली एक क्वेश्चन को देख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, आप लोग लॉजिकली सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। उसको ये नहीं देखना है कि आप लोग स्कूल वाले मेथड से चीजें सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, और अगर आप करोगे तो भी आपका 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, पहले हम देखते हैं कि इसका जैसे बुक में जो सोल्यूशन रहता है वो कैसे दिया रहता है। तो अगर हम ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन में क्या दिया है, दैट द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 11/4। ओके, 15 years ago the ratio of their ages was 8/1. 5 years ago the ratio of ages of B and C was 3/2. What is C's present age? ओके, और ये 4-5 हमें ऑप्शंस दिए गए। तो अगर आप लिटरली अगर आप बुक का सोल्यूशन अगर आप रेफर करोगे तो बुक के सोल्यूशन में आपको कैसे सॉल्व करने कैसे आपको वो सोल्यूशन देखने मिलेगा, तो वो बुक में आपको कैसे सॉल्व कराया जाएगा, दैट द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 11/4। ओके, तो पहले उधर सीधा एक इक्वेशन बनेगा, a/b इज इक्वल टू 11/4, और फिर आपको बुक में दिया जाएगा दैट दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो वो क्या दिया है, that 15 years ago the ratio of ages of B and C, A and B, the ratio of their ages was 8/1। मतलब A और B की बातें की जा रही है,
बट 15 ईयर्स अगो, ठीक है। तो अब वो हम लोग कैसे देखेंगे, तो ए का अगर प्रेजेंट एज ए ईयर्स हम लोग ने लिया है, तो ए का एज 15 ईयर्स अगो कितना रहेगा, ए माइनस 15। बी का प्रेजेंट एज अगर हम लोग ने बी अज्यूम किया है, तो 15 ईयर्स अगो उसका एज कितना रहेगा, बी माइनस 15। और वही रेशियो क्या दिया है क्वेश्चन में, दैट दिस रेशियो इज 8/1। अब ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में, वो ये है दैट 5 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी वाज 3/2, ठीक है। तो एक नया टर्म इधर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हम लोग तो बुक में क्या दिया रहेगा, दैट अगर बी का प्रेजेंट एज हम लोग ने बी लिया है, तो 5 years ago उसका एज कितना रहेगा, बी माइनस 5। सी का प्रेजेंट एज अगर हम लोग सी अज्यूम करते हैं, तो 5 years ago उसका एज कितना रहेगा, सी माइनस 5। और वो दोनों का रेशियो कितना दिया है, 3/2। और ये हमारा क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन। अब अगर आपको 3 वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करने, जैसे इधर 3 वेरिएबल्स क्या है, ए बी एंड सी, अगर आपको 3 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना है, तो आपके पास 3 इक्वेशंस भी होने चाहिए, जो हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आप ये तीनों इक्वेशंस को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, जैसा आप लोगों ने स्कूल डेज में किया है, तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज से आंसर निकालना, ठीक है, तो ये आपको आएगा, तो मतलब मिनिमम आपको 2 मिनट लगेगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको कितना भी लग सकता है ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये देखो, एग्जामिनर ये देखना ही नहीं चाहता है कि आप लोग ऐसे सम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं तो वो आपका 10th का मार्क्स ही देख लेता, क्योंकि जो भी हम टॉपिक्स पढ़ने वाले, रेशियोज, परसेंटेजेस, एवरेजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेयरिंग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, बाकी सब टॉपिक्स आपने, ज्योमेट्री, बाकी सब टॉपिक्स आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर ही आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। सिर्फ 2 ही ऐसे टॉपिक्स है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जो आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर को ये देखना होता कि यार आपको ये टॉपिक्स के फॉर्मूलाज याद है कि नहीं, ठीक है, या फिर आप लोग ये टॉपिक्स के सम्स को इक्वेशन से आप लोग सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, तो आपका 10th का स्कोर ही देख लेता, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको क्यों एग्जामिनर वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो एकदम हाई-फाई मैथ के टॉपिक्स पे क्यों आपको जज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि आप लोग सिंपल सी चीजों को यूज करके एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट्स बहुत सिंपल है, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि आप लोग ये सिंपल से कंसेप्ट्स को यूज करके एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, वो भी एक गिवन टाइम कंस्ट्रेंट में। मतलब आपको वो सिर्फ 1 या 2 मिनट देगा पर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अगर आप लोग सिर्फ बुक्स रेफर करोगे ना, तो इसमें दिक्कत क्या होगा, इसमें ये दिक्कत होगा कि आप लोग को उसका लॉजिकल एस्पेक्ट ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। अगर आप ये मेथड से भी अगर आप सम सॉल्व करोगे ना, मैं लिख के दे सकता हूं कि जैसे पहले 34 क्वेश्चंस होते थे कैट में, अगर आप लिटरली अगर आप ये मेथड से सॉल्व करोगे ना, आपके 10 से 15 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आता कि यार वो एग्जाम, जो एग्जामिनर है या फिर वो जो एग्जाम है, वो किस एबिलिटी, कौन सी हमारी एबिलिटी को वो जज करना चाहता है। तो वो आपकी लॉजिकल एबिलिटी को जज करना चाहता है, वो आपके रट्टा मारने वाली एबिलिटी को जज नहीं करना चाहता है, ठीक है। इसलिए एक 10 पॉइंटर वाले बंदे को भी एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, एक कंपनी का इंटरव्यू बैठने के लिए भी। अगर वो 10 पॉइंटर वाला बंदा भी अगर एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो गया, तो वो उसको फर्दर राउंड्स के लिए सिलेक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये सब सम्स को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ओके। तो देखो सम क्या दिया है, सम ये दिया है दैट द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 11/4। जो मैंने आपको रेशियोज का कॉन्सेप्ट सिखाया था, ये 11/4 देखते साथ ही आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए था, ये 11/4 देखते साथ ही आपके दिमाग में ये चलना चाहिए था कि देखो ए का प्रेजेंट एज कुछ भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 11। बी का प्रेजेंट एज सिमिलरली कुछ भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 4, ओके। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है
कि ए का एज 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, 55 हो सकता है, 110 भी हो सकता है, बिकॉज दे आर ऑल इन द मल्टीपल ऑफ 11। लेकिन कौन सा है एग्जैक्टली वो ये रेशियो हमें बता नहीं रहा है, और वही चीज को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये दिया है दैट 15 years ago the ratio of their ages was 8/1। ओके, कि मैं अगर 15 years ago मतलब 15 years बैक लेके जाऊंगा ए और बी को, और तब मैं अगर जाके उनके एजेस को अगर मैं मेजर करूंगा, ठीक है, तो वो जो रेशियो आएगा उनका वो आएगा 8/1। ओके, तो देखो इससे मेरे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि देखो ए का एज 11 के मल्टीपल्स में कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं ए का एज 11 years अज्यूम करता हूं तो ऑटोमेटिकली बी का एज फिक्स हो जाएगा। वो क्या रहेगा, बिकॉज 11 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11, तो बी का एज भी क्या रहेगा, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 विच इज 4। लेकिन अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखें ना तो उसमें क्या दिया है that 15 years ago the ratio of their ages was 8/1। ओके, तो अगर मैं ए के एज को 11 अज्यूम कर रहा हूं तो बी का एज फिक्स हो जा रहा है 4 years। ठीक है, अगर ये करेक्ट है, ठीक है, ये जो हमारा अजम्पशन है वो अगर देखो मैं क्वांट में मैं वेरिएबल्स अज्यूम नहीं करता हूं, और मैं इक्वेशन से तो मैं सॉल्व करता ही नहीं हूं सब। ठीक है, अगर मुझे मेरे लॉजिकल एस्पेक्ट से अगर वो सम मुझे नहीं समझा तो मैं उसको सीधा छोड़ देता हूं कि भाई वो मेरी औकात के बाहर है। मैं इक्वेशंस कभी भी फ्रेम करने नहीं जाता हूं। ठीक है, और मैं वेरिएबल्स भी अज्यूम नहीं करता हूं, जैसे x लेट दिस नंबर बी x, और फिर मैं x लेके वो सॉल्व करूं, या फिर मैं फॉर्मूला से सॉल्व करूं। ठीक है, तो मैं वेरिएबल्स अज्यूम नहीं करने से अच्छा मैं क्या करता हूं, मैं एक नंबर अज्यूम करके चलता हूं। जैसे मुझे इधर ए का प्रेजेंटेज में ए कैपिटल ए में अज्यूम कर सकता हूं, लेकिन वो मैं क्यों अज्यूम करूं, जब मुझे पता है कि ए की एक प्रॉपर्टी है प्रेजेंटेज की, उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, दैट इट इज इन द मल्टीपल ऑफ 11। तो मैं ए के एज का फर्स्ट मल्टीपल ले रहा हूं 11 years, और अगर ये जो मेरा अज्यूम्ड वैल्यू ए का जो है वो अगर करेक्ट है तो वो मेरे क्वेश्चन के सभी कंडीशंस को सैटिस्फाई करेगा। अगर वो वैल्यू इनकरेक्ट है तो वो मेरे क्वेश्चन की एटलीस्ट वन कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं करेगा। तो वही मैं इधर कर रहा हूं कि अगर मैं ए के एज को 11 years अज्यूम कर रहा हूं विच इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11, तो ऑटोमेटिकली बी का जो वैल्यू रहेगा वो फिक्स हो जाएगा विच वुड बी फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 विच इज 4 years। अगर ये करेक्ट है तो 15 years अगो ए एंड बी के एज का रेशियो कितना आना चाहिए, 8/1। लेकिन अगर मैं 15 years बैक जाऊं तो ए क्योंकि 11 years का ही मैंने अज्यूम किया हूं, तो 15 years बैक उसका एज -4 होगा, एंड एजेस कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब ये जो मेरा अज्यूम्ड वैल्यू है ये इनकरेक्ट है। ओके, तो अब अगर ये इनकरेक्ट है तो मुझे पता है कि ए का एज 11 के मल्टीपल्स में ही है। अगर वो 11 नहीं है तो क्या हो सकता है, वो नेक्स्ट मल्टीपल हो सकता है 11 का, विच इज सेकेंड मल्टीपल ऑफ 11 विच इज 22, और फिर b का एज क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली सेकेंड मल्टीपल ऑफ 4 विच इज 8। अब मैं अगर 15 years बैक जाऊं तो देखो 15 years बैक a का एज तो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन b का एज फिर से नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो मतलब a का एज सेकेंड मल्टीपल में भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं थर्ड मल्टीपल लेता हूं 33, तो ऑटोमेटिकली b का एज कितना हो जाएगा, थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 विच इज 12। अब फिर से मैं अगर 15 years बैक ये बी के को लेके जाऊंगा तो फिर से नेगेटिव में आएगा, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। ओके, तो अब देखो फोर्थ मल्टीपल अगर मैं लूंगा तो फोर्थ मल्टीपल से ए का एज कितना आएगा 44, और बी का एज कितना आएगा 16। नाउ इफ आई गो 15 years बैक, तो 15 years बैक ए का एज कितना रहेगा 29। देखो मैं ये लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड यूजिंग दैट पेन एंड पेपर। ठीक है, क्योंकि वो आपका लिखने का टाइम आपका कंज्यूम कर रहा है। प्रैक्टिस सेशंस में यही आप लोग ट्राई करना कि चीजों को आप लोग विजुअली रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, क्योंकि वो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा। ओके, तो
इससे ए का वैल्यू मेरा कितना है 29 और बी का वैल्यू कितना आएगा 1। लेकिन क्वेश्चन मुझे बोल रहा है दैट 15 years ago ए और बी का एज का रेशियो शुड बी 8/1, लेकिन मेरे ये अजम्पशन से 29/1 आ रहा है विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, विच इज इनकरेक्ट। तो मतलब ये भी इनकरेक्ट। देखो ये बोलने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आपको इसके पीछे का कंसेप्ट पता चला है ना, तो जैसे ही मैंने आपको वो a इज इक्वल टू 11 अज्यूम करो, जैसे ही मैंने आपको वो बोला ना, उसके मतलब 15-20 सेकंड बाद ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि यार a का एग्जैक्ट प्रेजेंटेज क्या है और b का एग्जैक्ट प्रेजेंटेज क्या है, ठीक है। तो अब a का नेक्स्ट एज हम लोग क्या लेंगे 55 और b का एज वुड बी fifth multiple of 4 which is 20. Now if I go 15 years back, अब अगर 15 years back में ये दोनों को लेके जाऊं तो A का एज कितना रहेगा 40 और B का एज कितना रहेगा 15 years back 5. Now the ratio 15 years back is 40/5 which is 8/1. मतलब हम लोग ने बिना कोई इक्वेशन फ्रेम किए, बिना कुछ पेपर या पेन पे लिखे, हम लोग ने ये डिटरमाइन कर लिया कि ए और बी के एग्जैक्ट प्रेजेंटेज क्या है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के अलावा भी हम लोग ऐसे भी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और ये बेस्ट मेथड है, ठीक है, सम सॉल्विंग का। अब लेकिन भले हमें पता चल गया कि ए का प्रेजेंटेज 55 और बी का प्रेजेंटेज 20 है, लेकिन ये चीज हमें आंसर नहीं दे रही है, क्योंकि आंसर क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ सी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, दैट व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ सी। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि बी का एज प्रेजेंट एज 20 है, तो देखो एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन में, वो क्या है, that 5 years ago the ratio of ages of B and C was 3/2, ठीक है। तो 5 years ago अगर A का B और C का एज का रेशियो कितना है 3/2, ओके। लेकिन अगर B का प्रेजेंट एज 20 है तो 5 years ago उसका एज कितना रहेगा 15, मतलब B का जो एज 5 years ago है वो कितना इधर 15। तो हम लोग इससे C का एज निकाल सकते हैं हम लोग इधर से, यस। या तो आप बच्चों जैसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो 3 करस्पॉन्ड्स टू 15 देन 1 विल करस्पॉन्ड टू 5, तो ऑटोमेटिकली 2 विल करस्पॉन्ड टू 10। तो सी का जो एज हमें इधर से आया वो है 10। लेकिन क्या मैं ऑप्शन 10 को मार्क करूंगा? नहीं। क्यों मैं ऑप्शन 10 को मार्क नहीं करूंगा? क्योंकि ये जो मुझे एज आया है सी का 10 years, दैट इज, देखो सी डैश मैंने इधर लिखा है, ये सी डैश क्या डिनोट कर रहा है 5 years ago। तो सी का जो एज मुझे इधर आया है 10 years, दैट इज हिज एज 5 years ago। तो उसका प्रेजेंट एज ऑटोमेटिकली कितना रहेगा 50, ठीक है। तो ये एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, जो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग था रेशियोज का, उससे हम लोग ने इसको सॉल्व किया। अब देखो एक और वे से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ओके। जैसे देखो हमारा जो फर्स्ट मेथड था, मैंने आपको क्या बताया था कि मैं सम्स में कभी भी वेरिएबल्स अज्यूम नहीं करता हूं। मैं वेरिएबल्स के जगह पे मैं नंबर्स अज्यूम करना ज्यादा पसंद करता हूं। क्यों? क्योंकि नंबर्स आर कैलकुलेबल, ठीक है। वो लेटर्स से डील करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, और मैं उसको विजुअली रिप्रेजेंट करके भी मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने फर्स्ट मेथड में क्या किया था, हम या तो ये बोल सकते थे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी ए ईयर्स, कैपिटल ए ईयर्स, या फिर हम लोग ने क्या बोला, हम लोग ने ये बोला कि ए के एज का प्रॉपर्टी है दैट इट हैज टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 11। तो हम लोग ने वो कैपिटल ए एक वेरिएबल अज्यूम करने की जगह पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक नंबर अज्यूम किया, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी 11 के मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करना। तो हम लोग ने 11 के मल्टीपल्स को देखा कि कौन सा मल्टीपल एक्चुअली मेरे क्वेश्चन के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो यही चीज को हम लोग जैसे देखो
क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए गए, वो ऑप्शंस देने का कुछ एक मकसद है, कुछ एक मोटिव है, ठीक है। वो क्या है, आपका जो कैलकुलेशंस है उसको सिंप्लीफाई करना, आपका सम को वो एक्चुअली सिंप्लीफाई करते हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो जब भी मुझे क्वेश्चन में व्हाट या फिर फाइंड, ये दो वर्ड्स जब मैं देखता हूं ना, व्हाट इज दिस नंबर, व्हाट, जैसे इसमें व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ सी, व्हाट विल बी एक्स, ठीक है, फाइंड एक्स, फाइंड दिस नंबर, ठीक है। जब भी ऐसा व्हाट या फिर फाइंड रहता है ना, तो मेरा दिमाग हमेशा हमेशा ऑप्शंस के ऊपर जाता है। मैं ये जैसे रेशियोज वो 11/4 देखने के बाद मेरे दिमाग में वो इन्फ्रेंसेस रन होने लग गए, वैसे ही व्हाट एंड फाइंड देखने के बाद मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक होता है कि यार ये टाइप के क्वेश्चंस में ना ऑप्शन से बहुत इजीली आंसर्स मिल जाते हैं। ओके, तो अब देखो ऑप्शंस आपको क्या बोल रहा है, ऑप्शंस आपको ये बोल रहा है कि ये ही चारों पांचों वैल्यूज में से, ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर है, ठीक है। और हमें ये पता लगाना है कि कौन सा है। तो ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, जो आपके क्वेश्चन के सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और इनकरेक्ट आंसर कौन सा, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, जो आपके क्वेश्चन के एटलीस्ट वन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ओके, तो ये वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। लेकिन जब भी मैं ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करता हूं ना, तो देखो मैं मंद जैसा कोई भी ऑप्शन में उठा के सब्स्टिट्यूट नहीं करता। जैसे 10 के मल्टीपल्स, ठीक है, जो नंबर्स के पीछे वो एक 0 आ जाता है ना, वो बहुत प्यारा दिखता है देखो। तो इसलिए जब मैं ऑप्शंस भी सब्स्टिट्यूट करता हूं ना, तो मैं वो ऑप्शंस देखता हूं जहां पे एक 0 है, ठीक है, जहां पे एक 10 का मल्टीपल अराइज हो रहा है। या फिर अगर 10 के मल्टीपल्स मुझे नहीं दिख रहे, तो मैं क्या देखता हूं, मैं फिर 5 के मल्टीपल्स देखता हूं। क्योंकि मुझे देखो इन द एंड क्या करना है, मुझे चीजें विजुअली रिप्रेजेंट करके सॉल्व करनी है। और अगर मुझे चीजें विजुअली रिप्रेजेंट करके सॉल्व करनी है ना, तो मुझे मेरा कैलकुलेशंस एज सिंपल एज पॉसिबल मुझे करना है, ठीक है। तो इन वही चीज को सोचते हुए तो हम लोग इसके अंदर क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रेजेंटेज ऑफ सी, ओके। तो अब हम लोग अज्यूम करने के लिए सबसे पहले सी का एज क्या अज्यूम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 10 ईयर्स, क्योंकि ये बहुत प्यारा नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो देखो अगर ये क्या है हमारा अजम्पशन कि सी का प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है, वो अजम्पशन हमारा करेक्ट आंसर की तरफ कैसे आएगा, जब वो 10 ईयर्स हमारे क्वेश्चंस के सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा अजम्पशन है, पहले देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन के कंडीशंस में वो अजम्पशन पुट करते हैं और देखते हैं कि वो ये जो अजम्पशन है वो हमारे क्वेश्चंस के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जब मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूं, ठीक है, जब मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूं, कौन सा स्टेटमेंट या फिर कौन सा पार्ट क्वेश्चन का आपको सी के रिलेटेड कुछ बता रहा है, वो कौन सा पार्ट है, थर्ड स्टेटमेंट। वो क्या है, वो स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है दैट 5 years ago द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी वाज 3/2। तो देखो मुझे ये स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है, जैसे ही मैंने वो 3/2 देखा, मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि देखो बी का एज 5 years ago कुछ भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 3। सिमिलरली सी का एज 5 years ago कुछ भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 2। ये ऑप्शन मुझे ये बोल रहा है कि सी का प्रेजेंट एज ही 10 ईयर्स है, तो ऑब्वियस सी बात उसका 5 years ago वाला एज कितना रहेगा, 5। इज दिस 5 इन द मल्टीपल ऑफ 2, जो हमारा क्वेश्चन का कंडीशन एक है, नहीं, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। अब जो हमारा 10 अच्छा दिखने वाला ऑप्शन था वो तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, सबसे प्यारा इसमें 15 दिख रहा है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है ना, वो आपके क्वेश्चन के सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेगा, और हम लोग ने देखा भी है कि यार यही आंसर है,
ठीक है, तो ये आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि ये क्वेश्चन के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ओके, अब हम देखते हैं कि बाकी सारे ऑप्शंस को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो 22, एक्चुअली 22 आपको लेना नहीं चाहिए, 25 लेना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको फटक से कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो 22 ईयर्स, तो ये ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है, दैट सीज प्रेजेंट एज इज 22 ईयर्स। तो 5 ईयर्स अगो उसका एज कितना रहेगा, 17। इज दिस 17 इन द मल्टीपल ऑफ 2? नो, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब लास्ट ऑप्शन, अब देखो या तो नन ऑफ दीज रहेगा आंसर, या तो वन ऑफ दीज रहेगा आंसर। ठीक है, तो अब ये मतलब अब हम क्या देखेंगे कि अगर ये 15 तो आपको डायरेक्टली दे देगा, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि यार ये ऑप्शन भी हम लोग नलीफाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर सी का एज प्रेजेंट एज 25, तो 5 ईयर्स अगो उसका एज कितना रहेगा, 5 ईयर्स अगो उसका एज रहेगा 20। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि सी का एज 5 ईयर्स अगो कुछ भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी इन द मल्टीपल ऑफ 2। इज दिस 20 इन द मल्टीपल ऑफ 2? यस। ठीक है, तो ये हमारे, अब हमें क्या पता चल रहा है कि यार ये क्वेश्चन की एक कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली हमारा आंसर है, ऐसा नहीं होगा जब तक हम लोग क्वेश्चन के सभी कंडीशंस में ये अज्यूम्ड वैल्यूज से जो डिराइव्ड वैल्यूज है वो जब तक हम लोग चेक नहीं कर लेते, तब तक आप इसको अपना आंसर मार्क नहीं करोगे। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको अभी समझेगा। तो देखो बी एंड सी 5 ईयर्स अगो इनका रेशियो क्या है, एज का रेशियो क्या है, 3/2। ये ऑप्शन मुझे बोल रहा है कि सी का प्रेजेंट एज 25। तो अगर सी का प्रेजेंट एज 25 तो 5 ईयर्स अगो उसका एज कितना रहेगा, 20। तो ये ऑप्शन मुझे क्या बोल रहा है कि सी का एज 5 ईयर्स अगो 20 है। तो आप बी का एज 5 ईयर्स अगो निकाल सकते हो। यस, कैसे? If 2 corresponds to 20, then 1 will correspond to 10, then automatically 3 should correspond to 30. मतलब ये assumed वैल्यू से B का एक वैल्यू डिराइव हुआ है, और वो कौन सा वैल्यू है, 30। मतलब ये ऑप्शन मुझे ये बोल रहा है कि B का एज 5 ईयर्स अगो 30 है। तो अगर B का एज 5 ईयर्स अगो 30 है, तो B का प्रेजेंट एज क्या रहेगा, 35। अब ये 35 को भी देख के लग रहा है क्या कि ये भी इनकरेक्ट है? क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है कि B का एज, प्रेजेंट एज कुछ भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी इन द मल्टीपल ऑफ, इज दिस 35 इन द मल्टीपल ऑफ 4? नो, मतलब ये भी क्या है, इनकरेक्ट। और आप अगर 15 इयर्स अगर आप ये वैल्यू को अगर आप पुट कर दें तो आपको सेकंड ऑप्शन में ही आपका आंसर मिल जाता, लेकिन मैंने बस ये बताया कि बाकी सब वैल्यूज को भी हम लोग कैसे नलिफाई कर सकते हैं। तो हो सकता है कि एक ऑप्शन आपके क्वेश्चन में लेट्स से 3 कंडीशंस है, तो उसमें से 2 कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर दे, लेकिन फिर भी आप उसको आंसर नहीं मार्क करना जब तक आप सभी कंडीशंस में वो ऑप्शंस के जो डिराइव्ड वैल्यूज है जब तक आप वो उनको पुट नहीं कर देते। ओके, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड। ठीक है,